Hi, Namaste and welcome to the next lecture on share capital, dear students. अभी तक के सेशन में we have discussed quite a lot of concepts related to share capital, and to add a link with the next lecture, with the previous lecture of ours, further issue of shares हमने पढ़ना शुरू करा था बच्चों, और section number 62 of the Companies Act we took up to analyze that what are the provisions and the conditions that are applicable जब भी एक कंपनी अपने शेयर्स का फर्दर इश्यू लाती है. वेल, सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 1 हमसे ये क्लियरली कहा था कि whenever at any point of time the company wants to increase the subscribed share capital, it can allot its shares in either of the three ways that are prescribed in the three clauses of subsection 1. Clause A pertained to the rights issue, जहां पर कंपनी अपने existing shareholders को on the basis of their subsisting obligations in the company shares allot करती थी, और वो हमने पढ़ के finish off कर लिया था. सेक्शन 62 के ही सबसेक्शन 1 की क्लॉज बी में कॉन्सेप्ट आता है जहां पर कंपनी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को रेज करने के लिए अपने एम्प्लॉइज को कुछ स्टॉक ऑप्शंस भी दे सकती है. वो स्टॉक ऑप्शंस जो आगे चलकर के शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, एंड दिस इज हाउ द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी विल बी रेज्ड. एंड आज का जो हमारा डिस्कशन है, ये पूरा डिस्कशन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि कैसे सेक्शन नंबर 62 के सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में एक कंपनी एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शन जारी करेगी. व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस. स्पेशल रिजोल्यूशन हमें चाहिए होता है, ये चीज हमने जरूर पढ़ी थी, but there are other conditions as well that needs to be complied by the company. And in addition to those conditions, what are the category of employees, or rather who are the category of employees जिन्हें ये ESOPs दिए जा सकते हैं. Employee stock options को हम शॉर्ट में ESOPs कहते हैं. ये सब चीजें हमें अपने आज के डिस्कशन में पढ़ना है. तो समझ रहे हैं ना बच्चों, दिस इज द ओवरव्यू, दिस इज द आउटलाइन ऑफ द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. पहले हम देखेंगे कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होते हैं, फिर ये इशू करने के लिए कंपनी एक्ट में सेक्शन नंबर 62 के सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में, जिसे आपको रूल नंबर 12 के साथ पढ़ना है, क्या शर्तें दी गई हैं और वो कौन से एम्प्लॉयज हैं जिन्हें ये स्टॉक ऑप्शंस दिए जा सकते हैं. So to begin with, the first and the most important thing that we need to understand is what is basically a stock option. आप बोल रहे हो ना कि आप क्या रेस कर रहे हो भाई, आप क्या इशू कर रहे हो भाई? Employees stock options. You are coming up with a scheme wherein you are issuing employees with certain stock options. तो ये स्टॉक ऑप्शंस क्या होते हैं, या व्हाट डू वी मीन बाय एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन? दैट हैपेंस टू बी द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. और ये बच्चों, इसकी परिभाषा बच्चों दी गई है सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज नंबर 37 पे. Right up there on the screen for you. Section 2, Clause 37 of the Companies Act 2013 हमसे ये कहता है कि Employee Stock Option का मतलब होता है वो ऑप्शंस जो एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को या ऑफिसर्स को या अदर एम्प्लॉयज को या अपनी होल्डिंग कंपनी के या सब्सिडरी कंपनी या कंपनीज के डायरेक्टर्स को या ऑफिसर्स को या एम्प्लॉयज को देती है, जिसमें उन्हें ये बेनिफिट मिलता है, ये राइट मिलता है कि फ्यूचर की एक प्री डिटरमिन्ड डेट पर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस उनको दे दिए जाएंगे. So it's like we are not actually coming up with the issue of shares directly. पब्लिक को तो हम यूं भी नहीं दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी नहीं दे रहे हैं. इट इज लाइक वी आर गिविंग सम ऑप्शंस टुडे. सी सेक्शन 2 क्लॉज 37, द वेरी फर्स्ट थिंग, इट इज एन ऑप्शन दैट इज गिवन. एक ऑप्शन है जो मिल रहा है कंपनी में उसके डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज को, या इवन कंपनी की जो होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनीज होती हैं उसके डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज को एक ऑप्शन मिल रहा है कि ये जो चीज आज हम आपको दे रहे हैं ना, जिसे हम ऑप्शन दे रहे हैं, दिस ऑप्शन इज गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट और अ राइट टू परचेज और सब्सक्राइब टू सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट एट अ फ्यूचर स्पेसिफाइड प्राइस. या प्री डिटरमिन मतलब हम आज ही बता दे रहे हैं, आज हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं. ऑप्शन मतलब एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ठीक है. इसको थोड़ा सा क्लोजली समझते हुए, एम्प्लॉय स्टॉक
ऑप्शन प्लान्स अपन इनको कहते हैं, या स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स भी कह लो, तो व्हाट वी गिव टुडे इज अ स्टॉक ऑप्शन बच्चों. दिस इज अ स्टॉक ऑप्शन. स्टॉक ऑप्शन में आपको मिल स्टॉक रहा है, ऑप्शन तो वो जो आपको विकल्प मिल रहा है ना, उसको अपन बोल रहे हैं. सो व्हाट यू गेट इज अ स्टॉक. Now this stock definitely we know, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्टॉक का मतलब क्या होता है. It is the consolidated value of shares, है ना. स्टॉक का यही मतलब था ना, it is the consolidated value of the share. So what we are giving today you, आज जो हम आपको दे रहे हैं वो ये स्टॉक है, एक स्टॉक है. इस पर ना कुछ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स डले हुए हैं, इक्विटी शेयर्स कंपनी के, एक डेट डली हुई है और एक प्राइस डला हुआ है. ठीक है. अब जब वो डेट आ जाएगी ना जो यहां पर डली हुई है, हम आपको वो उतने नंबर के शेयर्स इस प्राइस पर दे देंगे जो हमने इस पर लिखा हुआ है. यू विल हैव दैट राइट today when you purchase these stocks in the company. You will have that right to purchase or subscribe to those many number of equity shares of the company, and that too on that date which is being prescribed. अब उस दिन कंपनी के शेयर्स का कुछ भी प्राइस हो, अगर लिस्टेड कंपनी है, बाजार में कोई भी भाव हो, irrespective of that fact, हम आपको ये शेयर्स उस प्राइस पर अलॉट कर देंगे जो इस पे डला. So definitely it's some sort of a preference that we are giving to you, but not a preference in terms of a preference share. It is even not that preferential allotment of the share जो कि section 62 subsection 1 की clause C में cover होता है. सबको छोड़ के आपको दे, ऐसा नहीं है. It is just that there are certain eligible employees of the company, employees बोल लीजिए, officers बोल लीजिए, या directors बोल लीजिए. There are certain eligible employees और officers और directors, और ये officers, directors और employees जो हैं, ये किसी एक कंपनी के हो सकते हैं जिन्हें आप दे रहे हो, उसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी के भी हो सकते हैं, और उसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के भी हो सकते हैं. इट्स होल्डिंग, इट्स सब्सिडरी. इनको आज आप ये ऑप्शन दे रहे हो कि अगर आप ये खरीदते हो, ये स्टॉक आज खरीदते हो, तो भविष्य की उस निर्धारित तारीख पर, उस प्री डिटरमिन्ड प्री डिसाइडेड डेट पर उतने शेयर जो इस पे लिखे हैं वो आपको मिल जाएंगे उस प्राइस पे जो लिखा है. सो इट्स लाइक वी आर डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन द फ्यूचर टुडे इटसेल्फ. हम आज ही बता दे रहे हैं आपको कि इतने शेयर आपको मिल जाएंगे. समझ पा रहे हैं? इतना क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम मतलब एक ऐसी स्कीम जिसमें स्टॉक के नाम पर एक ऑप्शन मिल रहा है. स्टॉक इज बेसिकली एन ऑप्शन that whatever number of shares are mentioned thereon, you will be eligible to those many shares at that price, and that too on that date which is being mentioned on that stock certificate. Got this? Clear? Section 2 clause 37 का definition clear हो गया आपको? अब ये जो आपके सामने है, ठीक है. अब देखते हैं कि इस तरीके के यदि ऑप्शंस आप अपने एम्प्लॉयज को देते हैं तो व्हाट आर द कंडीशंस दैट यू नीड टू कंप्लाई विथ. कोई भी कंपनी यदि एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन देती है तो उन स्टॉक ऑप्शंस को इशू करने के लिए, उन स्टॉक सर्टिफिकेट के ऑप्शंस को इशू करने के लिए व्हाट आर द कंडीशंस दैट द कंपनी नीड्स टू कंप्लाई विथ. अब हमको वो चीज देखना है. और वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो वो कॉन्सेप्ट अब हमें दिए गए हैं सेक्शन नंबर 62 के ही सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में, जिसे आपको पढ़ना है रूल 12 के साथ. रिमेंबर जब आप स्वेट इक्विटी पढ़ रहे थे सेक्शन 54, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स को भी अपन ने, सेक्शन 54 को भी अपन ने रूल 8 के साथ जोड़ करके पढ़ा था. फिर उसके बाद जब हमने सेक्शन 43 पढ़ा था जहां इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट्स पढ़े थे, उसको भी हमने रूल 4 के साथ जोड़ के पढ़ा था. क्योंकि राइट्स इशू में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं थी, तो हमने मेजर जो पॉइंट्स थे वो सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए से ही निकाल लिए थे. अब
स्टॉक के ऑप्शन जारी करने के लिए कंपनी को काफी सारी शर्तें कंप्लाई करनी पड़ती हैं और वो सारी शर्तें यहां दी होती है। दैट इज रूल नंबर 12 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 में दी होती है बच्चों। और क्या है वो शर्तें, तो ये आपके सामने दी गई है यहां पर। अब नीचे एक एक करके ये सारी शर्तें लाइन से आ रही है, जो कहते हैं कि कोई भी कंपनी यदि अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शंस देना चाहती है, जिन्हें आप अदरवाइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम कहते हैं या सिर्फ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कहते हैं, तो उस कंपनी को कुछ 6 से 7 कंडीशंस पूरी करनी है, जिसमें एज अ रिचुअल, क्यों बोल रही हूं मैं एज अ रिचुअल, क्योंकि ये पॉइंट मैं आपको काफी शुरुआती लेक्चर्स में बता चुकी हूं कि जब भी कोई कंपनी कोई भी कार्य करती है तो सबसे पहले ये चेक करती है कि उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसे वो कार्य करने के लिए परमिशन देते हैं या नहीं। क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी के लिए अलोंग विद द मेमोरेंडम उसके चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को डिटरमाइन करते हैं, ये बताते हैं कि कंपनी क्या कार्य कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। सो फॉर एवरी लिटिल थिंग दैट यू नीड टू डू, दैट इज whether to issue sweat equity or to come up with a rights issue or to come up with a equity share का issue with differential rights or even ESOPs or even preferential allotment, you need to always check on your articles of association that whether do they permit you or not, because if they do not, you won't be able to come up with that issue, you won't be able to do that task। आप वो काम नहीं कर सकते जिसके लिए आपके पास अनुमति नहीं है। करते तो फिर पनिशमेंट, पेनल्टी। किसी चीज के लिए यदि पापा ने मना करा है या मम्मी ने मना करा है और अगर वो काम करते हैं तो फिर डांट पड़ती है ना, कभी कभी पनिशमेंट भी मिलता है। कभी कंपनी में भी मेमोरेंडम आर्टिकल उसके लिए यही लिमिट डिफाइनिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं दैट प्रिस्क्राइब्स व्हाट अ कंपनी कैन डू एंड व्हाट इट कैन नॉट, and something that is not provided in the articles of association, a company cannot do that until and unless it adds a permission for itself in the article by means of altering the articles through passing a special resolution as per section 14 of the Companies Act 2013। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी चीज के लिए आर्टिकल में परमिशन नहीं है तो आप वो कर नहीं सकते हो। आप आर्टिकल को ऑल्टर कर लो और वो परमिशन ऐड कर लो अपने आर्टिकल्स में। यहां इस चीज को समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सिंपल सा एग्जाम्पल है और बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है। बॉलीवुड पिक्चर का एक एग्जाम्पल है और मुझे पता है कि आप सब लोग जो उधर बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर तो देखी ही होगी आपने। अगर नहीं भी देखी होगी तो भी, वैसे तो इसका चांस बहुत ही कम है यार कि आपने ये पिक्चर ना देखा होगा, बट इवन इफ इन द रेयरेस्ट ऑफ द केस आपने अगर ये पिक्चर नहीं देखा है तो आपने सुना तो होगा। और राज और सिमरन और बाऊजी और बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, सेनोरिटा जैसी कुछ फेमस चीजें, पात्र और डायलॉग्स आपने सुने ही होंगे। इस पिक्चर का एक सीन रहता है बच्चों, जहां पर पिक्चर की हीरोइन अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर जाना चाहती हैं, पर वो जानती है कि उनके बाऊजी यानी उनके पिताजी जो बहुत सख्त मिजाज हैं और पक्के हिंदुस्तानी हैं, रह विदेश में रहे थे वो उस पिक्चर में, वो उन्हें इस चीज की अनुमति नहीं देंगे। वो जानती है कि उनके पास उस चीज की परमिशन ही नहीं है, पर वो हाथ पे हाथ धर के बैठ थोड़ी जाती है, अरे यार बाबूजी तो परमिट करने ही नहीं वाले, अब मैं क्या करूं। भाई काम करना है तो रास्ता तो निकालना होता है ना। जस्ट लाइक वी प्रोफेशनल्स, काम करना है तो रास्ता निकालना है। नहीं है रास्ता तो हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बैठ जाएंगे कि रास्ता है ही नहीं, इंतजार करेगी कोई रास्ता बना लेगा तो हम भी चल पड़ेंगे। अरे भाई हम तो वो होते हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो बस वो पिक्चर की हीरोइन भी अपना रास्ता खुद ही तो बनाती है। वो जानती है कि पिताजी परमिट नहीं करने वाले हैं, बट थोड़ी ऐसी प्लॉटिंग करी जाती है जिसे हम आजकल की भाषा में इमोशनल अत्याचार के नाम से जानते हैं। कुछ इसी तरीके की चीजें हीरोइन के द्वारा करी जाती है। सुबह मस्त नहा धोकर तैयार होकर के भगवान के सामने मंदिर में दिया अगरबत्ती और आरती सुनाई आने लगती है। सुबह सुबह नींद से जागे बाऊजी बड़े खुश हो जाते हैं, देखो देखो विदेश में रह करके भी मेरी बेटियों में भारत के संस्कार जिंदा हैं और वो आज भी सुबह उठ के नहा धोकर भगवान के सामने दिया अगरबत्ती करती, पूजा करती है, आरती करती है।
बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं बाबूजी अपनी बिटिया को इस तरीके से देख करके, यानी पिक्चर की हीरोइन को इस तरीके से देख करके। और फिर धीरे से हीरोइन बोल देती है, पिताजी मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहती हूँ। बड़ा इंटेंस सा म्यूजिक बजता है, पिताजी की भौहें चढ़ जाती हैं। और थोड़ी देर बाद बाबूजी यानी पिताजी पिक्चर की हीरोइन को यानी सिमरन को अनुमति दे देते हैं कि वो जाए और जाके अपने दोस्तों के साथ उस ट्रिप पे एंजॉय करे। तो क्या हुआ, ये अनुमति थी नहीं सिमरन के पास, वो जानती थी वो इस कार्य को करने के लिए ऑथोराइज नहीं है, बट उन्होंने रास्ता निकाला और उन्होंने बाबूजी की उस चीज को अनुमति में तब्दील कर दिया, यानी परमिशन में तब्दील कर दिया जहां वो उन्हें परमिट नहीं कर रहे थे। बस हमको भी तो यही करना होता है भाई, किसी चीज के लिए यदि आर्टिकल में ऑथराइजेशन नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम नहीं कर सकते। हम आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकते हैं, अपने शेयर होल्डर्स से परमिशन ले सकते हैं, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को बताएं कि हम ये कार्य करना चाहते हैं, समझाएं क्यों करना चाहते हैं। विशेष प्रस्ताव स्पेशल रेजोल्यूशन 75% ऑफ द मेंबर्स की कंसेंट ले ले और बस उसके बाद ये काम हम कर सकते हैं। तो यहां पर भी हमको वही करना है, चेक वेदर द आर्टिकल्स ऑथराइज्ड टू इशू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस और नॉट, एंड इन केस दे डू नॉट ऑल्टर द आर्टिकल। इसको दिमाग में फिट बैठा लीजिए। किसी भी कार्य के लिए यदि अनुमति नहीं है आर्टिकल में तो आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। बस हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना है कि एक्ट शुड परमिट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग जो आप करना चाह रहे हो ना। भले ही आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल में उसके लिए प्रोविजन नहीं है, बट एक्ट में होना चाहिए। क्योंकि यदि एक्ट में भी उस कार्य को करने की अनुमति नहीं है या एक्ट यदि उस चीज को प्रोहिबिट करता है तो आप मेमोरेंडम आर्टिकल को ऑल्टर करके परमिशन ऐड नहीं कर सकते। अगर एक्ट मना कर रहा है कि कोई चीज नहीं हो सकती तो फिर वो नहीं हो सकती जब तक एक्ट का ही अमेंडमेंट नहीं हो जाए, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हाथ में होता है। एक्ट में अमेंडमेंट हो सकता है स्टेक होल्डर्स की रिक्वेस्ट पर, वो होगा तब फिर कर सकते हो, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। तो ये याद रखोगे ना हमेशा। क्या मतलब बाबूजी सिमरन नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है सेनोरिटा, वो वाला डायलॉग नहीं, वो तो याद रख ही लोगे यूं भी। ये याद रखना आर्टिकल्स में प्रोविजन होना बहुत जरूरी है। इन केस दे डू नॉट परमिट, you can amend the article by passing a special resolution under section 14 of the Companies Act. Furthermore, the next permission that you need is a permission that shall be procured by means of a special resolution. ये हम पहले भी देख चुके थे जब मैंने आपको पिछले सेशन में एक थरो इंट्रोडक्शन दिया था 62(1)(b) का। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस रेज करने के लिए आपको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से by means of a special resolution यानी 75% of the members की consent लेनी पड़ेगी who are present and voting in the meeting कि ESOP जारी करे जा सकते हैं। There is an exception to that and you can see that bubble pointing out below, जिसमें एक छोटा सा नोट आपके सामने आ रहा है और ये नोट आपसे कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी के केस में रेजोल्यूशन सिर्फ ऑर्डिनरी ही लगेगा, यानी इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी the special resolution shall be substituted by ordinary resolution, and this means even यदि 51% members agree कर देते हैं, consent दे देते हैं, तो प्राइवेट कंपनी में तो ESOPs लाए जा सकते हैं। Private companies are already given a lot of exemptions under the act. So this is one such exemption. This is the example of one such exemption that a private company can issue ESOPs only by passing an ordinary resolution in the general meeting by taking the approval of the shareholders only by means of a simple majority. Got this? समझ रहे हैं पहली कंडीशन? चलिए अब दूसरी कंडीशन पर आगे बढ़े। उसके पहले आपके सामने ये एक बक्सा आ रहा है लेवेंडर रंग का, और ये बक्सा आपको क्या बता रहा है? एम्प्लॉय की डेफिनेशन बता रहा है बच्चों। एम्प्लॉइज डायरेक्टर्स ऑफिसर्स को दे रहे हैं ना ESOPs, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर कि इस एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफिसर में सब आ जाते हैं क्या, या कोई सिलेक्टेड होते हैं? क्योंकि ऐसे तो यार ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला CEO भी एक एम्प्लॉय है और ऑफिस बॉय भी एक एम्प्लॉय है, एक साधारण सा हेल्पर या क्लीनर भी एक एम्प्लॉय है, एक लेवल 1 का अकाउंटेंट या लेवल 1 का क्लर्क या लेवल 2 का क्लर्क
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्शन या मार्केटिंग भी एम्प्लॉय ही है, सब एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं. As long as they do not hold the shares in the company, everyone is an employee. It can be possible you can be an employee as well as the shareholder. You can be a director as well as a shareholder. I can be the managing director of my company and can equally hold some shares in the company. Right? So, before we can proceed with the conditions ahead, at this point of time, you need to be very, very clear that when Section 2 Clause 37 reads that ESOPs are allotted to, as an option, allotted to the directors, officers or employees of the company, or of its holding or subsidiary companies, then who are these directors, officers or employees? And the explanation for this purpose as cited in Rule 12 states that employee means any permanent or full-time employee of the company who's been working in or outside India. It also includes any director of the company, whether whole-time or not. Definitely we exclude a independent director. And any such employee or a director as mentioned in the clause A or B above of the subsidiary company of the company in or outside India or the holding company of the company. And this reminds me of the fact that this is exactly the same definition that we have studied somewhere else as well. और अब तक तो आपके दिमाग की घंटी बज चुकी होगी ये बताते हुए कि आपने इसे पढ़ लिया है. क्या बज गई है आपके दिमाग की घंटी? हाँ कि नहीं? मुझे पता है यार, आपने रिकॉल कर लिया होगा. मैडम, स्वेट इक्विटी शेयर्स, सेक्शन 54, exception to section 53, जहां employees को for the technical know-how, intellectual property rights or the value additions that they give to the company, हम allot करते हैं equity shares in the company. और वहां भी एम्प्लॉय की एक डेफिनेशन आती है और वो डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी ही तो होती है भाई मेरे. याद आ गया ना? जिनको याद था वेरी गुड, जिनको नहीं ध्यान आया अगली बार याद रख लेना. पर हाँ, यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हो नीचे और भी आ रहा है आपके सामने. इन एडिशन टू दीज 3 पॉइंट्स हमें ये क्लियरली कहा गया है कि इनके अलावा ये और ध्यान रखना that the employee will not include these two category of people. It will not include these two category of people. ऊपर जो दिए गए हैं, भले ही you are an employee of the company, permanent full-time employee of the company working in or outside India, but in case you are a person who's also the promoter of the company or the one who belongs to the promoter group, ये point. तो फिर ऐसी स्थिति में you're not eligible for ESOPs. You're not eligible if you are an employee plus a promoter of the company or one who belongs to the promoter group of the company. You're not eligible. Simultaneously, you need to also make sure that the person, if is a director of the company, should not directly or indirectly himself or through any of his relative or through any body corporate is holding more than 10% of the outstanding equity shares of the company. You are a director of the company, but then you yourself or any of your relative के साथ मिलके, relative की definition कंपनी एक्ट में दी है, जहां आपका spouse, members of an HUF, ये सब इंक्लूड करे जाते हैं relative की definition में. So the director himself or through any of his relative or any other body corporate, यदि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी में 10% से ज्यादा आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहा है. आउटस्टैंडिंग मतलब जो अभी बुक्स में एज इक्विटी खड़े, जिनका फोरफीचर या जिनका बायबैक या जिनका सरेंडर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, रिडीम तो होते ही नहीं इक्विटी शेयर्स. So outstanding means that are still standing in the books and towards which the company is liable to pay the capital in case the winding up of the company takes place. यदि winding up होगा तो उन शेयर्स पर पैसा लौटाना पड़ेगा. As liability वो बुक्स में खड़े हुए हैं कंपनी के, और यदि 10% से ज्यादा ऐसे आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स कंपनी के आपके पास हैं, then you are not eligible for ESOPs. Clear with this point?
This is the most important aspect. Remember, dear students, because this is the concept जहां पर प्रैक्टिकल केस स्टडीज बन सकते हैं. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए ये सबसे ज्यादा फेवरेट और हॉट टॉपिक होता है, because it involves calculation. It involves analysis of so many conditions, and that's where the examiners check the depth of your knowledge. So remembering the definition of employee can be easy because it falls exactly the same as in case of section 54. जैसा धारा 54 में होता है, जैसा सेक्शन 54 में होता है, वही का वही एम्प्लॉय का डेफिनेशन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के लिए भी होता है. और क्लॉज बी के नजरिए से स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करने वाले लोग या ऐसा डायरेक्टर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद से या किसी अपने रिलेटिव के साथ मिलकर के या किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ मिलकर यदि कंपनी में 10% से ज्यादा आउटस्टैंडिंग इक्विटी होल्ड करता है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो डायरेक्टर भी एलिजिबल नहीं होता ईसॉप्स के लिए. ऐसा कोई रिजर्वेशन या रेस्ट्रिक्शन स्क्वायर इक्विटी के अलॉटमेंट पे नहीं था. तो ये ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जरूरी है इसको ध्यान रखना. समझ रहे हैं ना? चलिए तो फिर आगे बढ़िए. आर्टिकल्स का ऑथराइजेशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बाद आगे की जो शर्त आती है वो बेस्ड है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के कंटेंट्स पर. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज समथिंग दैट वी हैव स्टडीड इन द अर्लियर लेक्चर्स एज वेल. जब भी जनरल मीटिंग में स्पेशल नेचर का बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है तो एज पर सेक्शन 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ता है. एज पर सेक्शन 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपसे क्या कहता है या क्या बताता है बच्चों? तो ये उस बिजनेस ट्रांजैक्शन, उस स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन के संबंध में वो सारी डिटेल्स बताता है शेयर होल्डर्स को, जिससे पढ़ के वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कि वो कार्य जो कंपनी करवाना चाह रही है, जिसपे कंपनी उनकी परमिशन लेना चाह रही है, वो कार्य किया भी जाना चाहिए या नहीं. एंड अपार्ट फ्रॉम 4 businesses इन अ कंपनी, एवरी बिजनेस इज अ स्पेशल बिजनेस. जो भी जनरल मीटिंग में होता है, 4 को छोड़ दें तो बाकी सब स्पेशल होते हैं. 4 कौन कौन से थे? हालांकि हमने अभी पढ़ा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता चुकी थी. कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना, अगर डिविडेंड बोर्ड ने रिकमेंड करा है तो उसका डिक्लेरेशन, रिटायरिंग डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट और रीअपॉइंटमेंट और ऑडिटर्स का रीअपॉइंटमेंट. ये 4 जो सिर्फ एजीएम में होते हैं, ये कभी ईजीएम में नहीं हो सकते. इन 4 के अलावा 5वां कोई भी बिजनेस हो हमेशा स्पेशल होता है, जो एनुअल जनरल मीटिंग में भी हो सकता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में भी हो सकता है. भाई यार, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का तो नाम ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है ना. सो हाउ कैन आई ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस दैट्स ऑर्डिनरी? हाउ कैन आई ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस दैट्स ऑर्डिनरी इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? कम ऑन, आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग द वेरी पर्पस ऑफ द मीटिंग. असामान्य सभा में सामान्य विषयों पर चर्चा कैसे संभव है? सभा का नाम ही असामान्य है, तो जो चर्चा योग्य मुद्दे होंगे बच्चों, वो भी तो स्पेशली होंगे ना, राइट? एंड दिस इज वन ऑफ द स्पेशल बिजनेस, क्योंकि ये उन 4 की कैटेगरी में तो आ ही नहीं रहा है जो अभी अभी आपको मैंने गिनाए थे. तो वी नीड एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हम क्या क्या देंगे भाई? तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हम हर वो डिटेल देंगे, जैसे कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टॉक ऑप्शंस हम जारी कर रहे हैं और किस किस को दे रहे हैं. हु आर द एम्प्लॉयज हु आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट. हमने उनकी एलिजिबिलिटी कैसे डिटरमाइन करी, इसका भी डिस्क्लोजर देंगे. फिर मैक्सिमम कितने स्टॉक ऑप्शन पर एम्प्लॉय को दे रहे हैं ये बताएंगे. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वेस्टिंग एंड पीरियड ऑफ वेस्टिंग कितना होगा? ये ना वो टाइम पीरियड होता है जितने समय आपको स्टॉक ऑप्शन होल्ड करके रखना है. हमने आपको स्टॉक दिया, आपको स्टॉक को होल्ड करना है, और जब आप उतने समय तक इस स्टॉक को होल्ड करेंगे उसके बाद ही शेयर्स के लिए एलिजिबल होंगे. सो दैट्स व्हाट वी कॉल द वेस्टिंग पीरियड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ वेस्टिंग. तो वो क्या है, वो आपको बताना है कितने समय तक आपको होल्ड करके रखना है, प्लस द मैक्सिमम टाइम पीरियड विद इन विच द ऑप्शंस हैव टू बी वेस्टेड. फिर एक्सरसाइज प्राइस या फॉर्मूला क्या होगा? एक्सरसाइज प्राइस मतलब वो प्राइस, कौन सा प्राइस मैडम? ये वाला प्राइस बच्चों, ये आपने बताया था ना,
ये वाला प्राइस जो हम देते हैं जिसमें फिर आपका स्टॉक जो है वो शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, आपको वो शेयर मिल जाता है, तो इसको एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। तो ये एक्सरसाइज प्राइस आपको बताना पड़ेगा, या कोई फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप इसे कैलकुलेट करें वो बताइए, ठीक है। लॉक इन आप बता सकते हैं। लॉक इन का मतलब क्या होता है? लॉक इन का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जिसमें आपके जो स्टॉक्स हैं या जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। इट्स जस्ट लाइक व्हेन यू कीप समथिंग इन अ लॉक्ड रूम, यू कैन नॉट टेक इट आउट अनटिल अनलेस यू अनलॉक द रूम। भाई यदि आपने किसी कमरे में कोई सामान रखा और ताला लगा दिया, तो वो सामान कमरे के बाहर कैसे आ सकता है जब तक आप ताला नहीं खोलोगे? और ताला पड़ गया का मतलब क्या कि अब आप चाहते हो कि वो सामान बाहर ना आए जब तक आप ताला नहीं खोलो। लॉक इन पीरियड इज सिमिलर सच पीरियड, जहां पर आपके जो स्टॉक्स हैं या उसके बाद जो रिजल्टेंट शेयर मिलने वाले हैं उन पर आप एक लिमिटेशन लगा देते हो, और वो लिमिटेशन होती है ट्रांसफर्स को प्रोहिबिट करने की, यानी कि हम ट्रांसफर्स को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। फिर उस टाइम पीरियड में कोई भी ट्रांसफर्स नहीं हो सकते हैं उन स्टॉक्स पर, या अगर शेयर पे डाला है लॉक इन तो शेयर पर नो ट्रांसफर्स, ना आप बेचोगे ना कोई और खरीदेगा ना कंपनी लेगी, कुछ भी नहीं, ट्रांसफर्स आर प्रोहिबिटेड, दैट्स व्हाट वी कॉल लॉक इन। यू आर फ्री टू डिटरमाइन दैट लॉक इन, ठीक है। ऑप्शंस का वैल्यूएशन कैसे होगा, किन कंडीशंस के चलते आपको स्टॉक्स के बदले शेयर मिल जाएंगे, अगर एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होता है तो क्या होगा, ये सारी की सारी डिटेल along with a statement to the effect that the company shall comply with all the accounting standards as are being issued by the ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India, हमें इन सब को कंप्लाई करना है और ये सब चीजें हम अपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देंगे। समझ गए हैं इतना? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए और कुछ और शर्तों पर आइए। आगे जो शर्तें दी गई हैं आपको, उसमें अगला पॉइंट आपसे कह रहा है एक्सरसाइज प्राइस डिटरमाइन करने का फ्रीडम कंपनी के पास होता है। अभी अभी ऊपर बताया मैंने आपको, एक्सरसाइज प्राइस इज द प्राइस एट विच द स्टॉक विल बी कन्वर्टेड टू द शेयर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज फ्री टू डिटरमाइन द कन्वर्जन प्राइस, दैट इज द एक्सरसाइज प्राइस। ऑफ कोर्स अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपको कंप्लाई करना है, या आप पढ़ते हैं कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करना है, ठीक है। आपको ना स्पेशल रेजोल्यूशन अलग से एक और पास करना पड़ेगा यदि आप अपनी कंपनी के अलावा अपनी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉयज को भी स्टॉक ऑप्शंस देना चाह रहे हैं। हमने पढ़ा है ना, एम्प्लॉय में होल्डिंग सब्सिडरी के भी आते हैं। सो अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को दे रहे हो तो यू नीड अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अपनी कंपनी के अलावा अपनी सब्सिडरी होल्डिंग के एम्प्लॉयज को भी दे रहे हो ना, तो यू नीड अप्रूवल बाय मींस ऑफ अ सेपरेट रेजोल्यूशन। See, the point number 4 clearly mentions the approval of shareholder by way of separate resolution shall be obtained by the company in case of grant of option to the employees of subsidiary or holding. And also, इसके अलावा एक और स्थिति है कि यदि आप ऐसे एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे रहे हैं जो एलिजिबल हैं, वो तो ऑफकोर्स उन्हीं को देंगे और किसी को देंगे भी नहीं जो एलिजिबल है, बट while granting this option during a period of 1 year equal to or exceeding 1 year of the issued capital के options उनके पास जा रहे हैं। यानी इतने ऑप्शन उनके पास जा रहे हैं जिससे कि उनकी होल्डिंग कंपनी में इक्वल टू और एक्सीडिंग यानी मोर देन 1% हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में फिर एक सेपरेट रेजोल्यूशन चाहिए। आई एम रिपीटिंग बैक द पॉइंट, यदि कंपनी ऐसे किसी एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंतर्गत स्टॉक दे रही है, दैट विल एंटाइटल हिम टू इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, but subsequent to this allotment the holdings in any 1 year period of that employee will be equal to or more than 1% of the issued capital of the company। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको अलग से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, दैट वुड बी मच बेटर एंड एन इजी वे टू अंडरस्टैंड इट। से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है भाई मानो, और
इस कंपनी का क्या नाम देना चाहिए? बताओ, क्या मन में आ रहा है आपकी, क्या मर्जी आ रही है आपकी, क्या नाम दूं मैं इस कंपनी को? चलो इस कंपनी को नाम दे देते हैं जबरदस्त लिमिटेड। जबरदस्त लिमिटेड कंपनी है हमारी, ठीक है। जबरदस्त लिमिटेड plans to issue ESOPs to certain employees of the company, और ये जो ESOPs इशू करने का कंपनी की बोर्ड डिसीजन लेती है, इसमें जब एलिजिबल एम्प्लॉय की लिस्ट बनाई जाती है तो एलिजिबल एम्प्लॉय के कैटेगरी में 4 नाम आते हैं। 4 नाम आते हैं एलिजिबल एम्प्लॉय की कैटेगरी में, और ये 4 नाम होते हैं अमन, बमन, फिर क्या नाम दे? अमन, रमन, अच्छा चलो रमन बढ़िया ना, रमन और श्रवण। चलो भाई, ये हो गए जबरदस्त लिमिटेड के वो 4 एलिजिबल एम्प्लॉय जिनको कंपनी ईसॉप देने वाली है, अमन, बमन, रमन और श्रवण, ठीक है। अब we need to pass a special resolution। अगर यहां पर हम ESOPs की कंडीशन देखने जाएं जो कि सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में दी गई है, टू बी रेड विथ रूल 12, तो हमने आर्टिकल चेक कर लिया, आर्टिकल में परमिशन थी, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाले, बट इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आप जनरल मीटिंग कॉल करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है का डिस्कशन बोर्ड में कर रहे हैं ना, उसी समय ये भी चेक कर लो कि क्या इन चारों एम्प्लॉइज के पास, यानी कि अमन, बमन, रमन और श्रवण के पास कंपनी के शेयर्स पहले से तो नहीं। चेक कर लो भाई, ठीक है। एज अ प्रोफेशनल आप चेक करने गए, अब जब आप चेक करने गए ना तो आपको ये पता चलता है कि अमन के पास कंपनी के कोई एग्जिस्टिंग शेयर्स नहीं है, बमन के पास कंपनी के कोई एग्जिस्टिंग शेयर्स नहीं है, रमन के पास कंपनी के शेयर्स हैं, और ये जो शेयर्स है इसके चलते रमन की कंपनी की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल में हिस्सेदारी 0.5% की। ओके, यू टुक अ नोट ऑफ दैट, यू नोटेड दैट, राइट। और श्रवण के पास भी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, और ये शेयर्स इतने हैं जिससे कि श्रवण की हिस्सेदारी कंपनी की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल में 1% की। अब यहां आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ और ध्यान रखना है, वो पॉइंट जो आप अभी पढ़कर आए, वो पॉइंट जिसने आपसे ये कहा कि यू विल बी नीडिंग अ सेपरेट रेजोल्यूशन, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय मींस अ सेपरेट स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी नीडेड यदि कंपनी इज ग्रांटिंग ऑप्शन टू द आइडेंटिफाइड एम्प्लॉइज during 1 year which is equal to or exceeding 1% of the issued capital of the company। यानी आप उन्हें इतने शेयर देने वाले हैं जिससे कि कंपनी की 1% की जो शेयर कैपिटल है उतनी या उससे ज्यादा इनके पास चली जाएगी। ओके, वी नीड टू चेक अपॉन। अब हमने तो इनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग देख ली, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग हमने देख ली, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग हमने समझ ली। अब ये देखना है कि कंपनी एक्चुअली इनको कितना अलॉट कर रही है, क्योंकि किसी भी एक साल में आप इन्हें 1% से ज्यादा का अलॉटमेंट नहीं कर सकते। भाई अमन को तो कर सकते हो, बमन को भी कर सकते हो, रमन और श्रवण का क्या होगा? कोई कंफ्यूजन है क्या? क्यों होगा कंफ्यूजन? ये तो इनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है। और यहां आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ये excluding the outstanding warrant and conversions that they have, उनको सब कुछ छोड़ देंगे, पहले के warrants, conversions, shares जो भी इनके पास है। We just need to make sure that during any 1 year equal to or exceeding 1% of the issued capital तक का allotment करा जा सकता है। That's it of the company at the time of grant of option। तो अब ये जो अमन, बमन, श्रवण, रमन आपके निकले हैं ना, ये अमन, बमन, रमन, श्रवण को आपको बस इतना चेक करना है कि कंपनी इनको कितना भी अलॉटमेंट करे, इनके एग्जिस्टिंग ऑप्शंस या वॉरेंट्स को साइड में रखते हुए एक बारी में एक साल में 1% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है भैया, कंपनी ने डिसाइड कर लिया और जो डिसीजन लिया उसमें अमन को कंपनी ने अलॉट करे हैं इतने शेयर जिससे कि इनकी 0.5% की होल्डिंग हो गई। ठीक है,
बमन की 0.3% की होल्डिंग हो रही है, रमन को अलॉट करे जा रहे हैं 0.5% के, ठीक है, इससे तो इनका टोटल जो हो जाएगा वो 1% हो जाएगा क्योंकि 0.5 पहले से था, 0.5 और मिल गया। और श्रवण को कंपनी 0.5% का अलॉटमेंट कर रही है, इससे इनकी होल्डिंग कंपनी की कैपिटल में 1.5% हो जाएगी। ये सब ठीक है अपनी जगह। अब ये तो जबरदस्त लिमिटेड ने एक बार कर लिया। ये पता है कब करा जबरदस्त लिमिटेड ने? ये जबरदस्त लिमिटेड ने करा है 15 अप्रैल 2020 को। ये काम खत्म, पहला स्टॉक ऑप्शन अलॉटमेंट खत्म। Somewhere in September 2020, Jabardast Limited again plans to issue ESOPs to its eligible employees, और इन चारों के नाम फिर से आते हैं, ये चारों के नाम फिर से आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी क्या इनको बिना किसी लिमिट के अलॉटमेंट कर सकती है? जवाब होगा ना। लिमिट ये है कि भाई अप टू 1% तक करना है तो सिर्फ सिंपल रेजोल्यूशन है, स्पेशल नेचर का जो रेजोल्यूशन लगता है। बट यदि 1% या उससे ज्यादा करना चाह रहे हैं तो उस एम्प्लॉय के लिए अलग से एक सेपरेट रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा, अलग से। यदि किसी एक साल में आप उसे 1% या उससे ज्यादा का अलॉटमेंट कर रहे हैं। सेकेंड अलॉटमेंट के समय ना कंपनी प्लान करती है कि भैया अमन को दिए जाएंगे फिर से 0.5। अब इससे क्या होगा, अमन की जो होल्डिंग होगी इस एक साल में बाय ग्रांट ऑफ ऑप्शन 1% हो जाएगी। 1% या उससे ज्यादा के लिए सेपरेट स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। मतलब एक तो कि ईसॉप ला रहे हैं ये रेजोल्यूशन, फिर एक सेपरेट अलग से स्पेशल रेजोल्यूशन की इस ईसॉप में अमन नाम के एम्प्लॉय को मिल रहा है जिससे उसकी होल्डिंग इस एक साल में 1% से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। बमन को अलॉट कर रहे हैं 0.5 वापस से, क्या इससे इसकी होल्डिंग पर फर्क आएगा? फर्क तो आएगा, 0.8% हो जाएगी, बट 1 के अंदर रहेगी तो बमन के नजरिए से कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। रमन की टोटल होल्डिंग ऑलरेडी 1% थी, बट 0.5 पहले का था, इस साल उसको 0.5 मिले, अब कंपनी 0.3 दे रही है, क्या लगेगा स्पेशल रेजोल्यूशन? लगेगा क्या स्पेशल रेजोल्यूशन? नहीं। ड्यूरिंग 1 ईयर देख रहे हैं ना हम, तो बस इस एक साल में अगर 1% या उससे ज्यादा के ऑप्शंस ग्रांट होते हैं, जो तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि 0.5 एंड 0.3 इज ओनली 0.8। श्रवण के पास भी 0.5 है और कंपनी इसको 0.5 और अलॉट करना चाहती है जिससे कि इसकी जो होल्डिंग है वो 1% हो जाएगी भाई, और इसके लिए हमको एक सेपरेट रेजोल्यूशन लगेगा। दैट मींस वी नीड अ स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली फॉर अमन एंड श्रवण, अ सेपरेट स्पेशल रेजोल्यूशन। बाकी रमन और बमन को तो हम ये सेकेंड अलॉटमेंट भी कर सकते हैं। समझ गए? इतना क्लियर हो गया भाई लोग ये कंसेप्ट, ठीक है। सो यू नीड अ सेपरेट स्पेशल रेजोल्यूशन यदि आप अपनी सब्सिडियरी या होल्डिंग के एम्प्लॉयज को देना चाह रहे हैं, और या फिर किसी एक साल में 1% या उससे ज्यादा के ऑप्शंस ग्रांट करे जा रहे हैं आइडेंटिफाइड एलिजिबल एम्प्लॉयज को इन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी एक्सक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग वारंट्स and other conversions. Got this? Okay, moving on to the next condition, and the next condition again states that you will need another special resolution in the meeting of shareholders in case जिन terms and conditions के चलते आपने ESOP जारी करे थे उनमें आप किसी भी तरह का वेरिएशन करना चाहते हैं। If you are wanting to vary the terms and conditions, तो फिर आपको यहाँ पर एक सेपरेट अलग रेजोल्यूशन इन द नेचर ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जिसमें आप वो सारी डिटेल्स बताएंगे कि आप क्या क्या चेंजेस करना चाह रहे हैं, क्या क्या चेंजेस या वेरिएशंस इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ESOP दैट आर ऑलरेडी इशूड आप करना चाह रहे हैं। समझ गए हैं? इतना क्लियर है? अगली कंडीशन आपको बता रही है मिनिमम पीरियड ऑफ वेस्टिंग जो रहता है, दैट इज ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड इट्स वेस्टिंग कम से कम 1 साल का होगा, ठीक है। हालांकि यदि कंपनीज मर्जर के थ्रू बनी है या पहले कंपनी में होल्ड कर रहे थे, अब दूसरी कंपनी के साथ वो कंपनी मर्ज हो गई है, तो ये जो पूरा इतना बड़ा नीला रंग का बॉक्स आपको दिख रहा है ये आपसे यही कह रहा है कि फिर हम पुरानी कंपनी की होल्डिंग और नई कंपनी में होल्डिंग दोनों टाइम ड्यूरेशन को कंसिडर करेंगे टू कैलकुलेट दिस पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर वेस्टिंग यू द ऑप्शन, before giving you that option to get the stock converted into share. Okay, before vesting you the option means before giving you the option to get that stock converted into share. ठीक है, मैं पढ़ देती हूं आपके लिए ये वाली लाइन देखिए।
Provided that in case where options are granted by a company under its employee stock option scheme in lieu of shares, in lieu of options held by the same person under an ESOP in another company, which has merged or amalgamated with the first mentioned company, the period during which the options granted by the merging or amalgamating company were held by him shall be adjusted against the minimum vesting period required under this clause. ठीक है, बाकी कंपनी विल बी फ्री टू डिसाइड द लॉक इन वाला कॉन्सेप्ट यहां दिया है. और लास्ट पैरा आपसे कह रहा है जब तक ऑप्शन पे शेयर नहीं मिलता बच्चों, शेयर का कोई राइट भी नहीं मिलता. रिमेंबर दिस, stock does not entitles you to voting rights or dividend rights or any other sort of rights जो कंपनी के इक्विटी होल्डर्स को मिलते हैं. You are a stockholder, come on, and not a shareholder. So no right shall be given to you until unless the stock gets converted into the share. Prior to that, you are not a shareholder of the company, you are just a stockholder, even though it's the consolidated value. भले ही स्टॉक शेयर का कंसोलिडेटेड वैल्यू है, आपके पास वो राइट नहीं है जो शेयर होल्डर के पास होगा. समझिएगा इसे, ठीक है. ठीक, आगे कुछ और छोटी छोटी सी शर्तें आ रही हैं, जैसे कि द अमाउंट दैट इज पेबल बाय द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन फोरफीट कर लिया जाएगा यदि वेस्टिंग के समय आपने एक्सरसाइज नहीं करा. भाई ऑप्शन खरीदा, पैसा दिया, अब जब वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया और अब आपको बोल रहे हैं इस ऑप्शन पे शेयर ले लो आप, तो आप वो नहीं ले रहे हो, तो जो स्टॉक खरीदते समय पैसा दिया था वो फोरफीट हो जाएगा, हम वापस नहीं देंगे आपको. ठीक है. हाँ, लेकिन यदि कंपनी के एंड से कुछ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस होता है जिस कारण से आपको वो शेयर नहीं मिल पाते, ऑप्शन वेस्ट नहीं हो पाता, तो हम आपका अमाउंट रिफंड कर देंगे. जस्ट सिंपल. ठीक है, हमारे एंड से गलती है तो विल रिफंड. आप ही नहीं कर रहे हो तो वी आर नॉट गोइंग टू फॉरफीट, वी आर गोइंग टू फॉरफीट एंड नॉट रिफंड. हम पैसा फॉरफीट कर लेंगे. ठीक है. फिर कंपनी को साथ साथ में ये इंश्योर करना है कि भाई जो एम्प्लॉइज को ये ईसॉप्स दिए जाते हैं ये कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं होते. दे आर नॉट ट्रांसफरेबल. इन पे कोई प्लेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज क्रिएट नहीं हो सकता. इंक्यूमरेंस चार्ज, किसी भी तरह का कोई भी एलिनेशन इन पे क्रिएट नहीं हो सकता है. शेयर्स मिल जाएंगे उसके बाद सब कर सकते हो, स्टॉक पे कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. सब्जेक्ट टू क्लॉज डी जो नीचे आ रहा है ये आपको ध्यान रखना है. नो पर्सन अदर देन द एम्प्लॉइज टू हुम द ऑप्शन इज ग्रांटेड शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज. जिसको मिला है वही एक्सरसाइज करता है भाई. लेकिन हाँ, इसके कुछ नीचे पॉइंट दिए गए हैं, जैसे यदि डेथ हो जाए तो आपकी लीगल हायर के पास वो चले जाता है. ठीक है. परमानेंट इनकैपेसिटी अगर होती है ना तो फिर अब आप काम नहीं कर पाओगे. परमानेंट इनकैपेसिटी मतलब मान लीजिए सपोज में कोई व्यक्ति बेड रिडन हो गया, कोमा में चला गया, हार्ट अटैक आ गया उसे, अब वो आगे काम नहीं कर पा रहा है. डेथ नहीं हुआ है बट द पर्सन इज इनेबल टू वर्क, काम नहीं कर सकता वो, इसे कहते हैं परमानेंट इनकैपेसिटी. तो अब ऐसी स्थिति में ना जिस डेट पर आपके साथ ये चीज हुई है, जो ऑप्शंस आपको दिए गए थे वो उसी डेट पर आपको वेस्ट कर दिए जाएंगे. यानी आपको वो ऑप्शन दे देंगे कि अब आप शेयर ले लो, क्योंकि अब आगे आप काम नहीं कर पाओ. डेथ है तो लीगल हायर को वेस्ट कर देंगे, उसके नाम पे चला जाएगा. परमानेंट इनकैपेसिटी हुई तो आप ही को दे देंगे कि अब इस ऑप्शन से आप शेयर ले सकते हो आज के आज, हमें कोई दिक्कत नहीं. बट हाँ, यदि रेजिग्नेशन हो जाता है या रिमूवल होता है यानी टर्मिनेशन होता है तो ऑप्शन एक्सपायर. भैया छोड़ दिया, निकाल दिया तो सारे ऑप्शन खत्म, अब एम्प्लॉय थोड़ी हो. खुद छोड़ के चले गए, कंपनी ने निकाल दिया आपकी गलतियों के कारण. सो नो ऑप्शंस विल बी वेस्टेड टू यू. समझ रहे इतना? ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो बच्चों यहां पर ये चीज है, इसके नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ और आ रहा है. However, the employee can exercise the options that are granted to him which are vested within the period specified in this behalf, subject to terms and conditions under which they were being granted. तो जब आपको देंगे हम ये ऑप्शन तो आप उसे एक्सरसाइज कर सकते हो टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करके. कंपनी साल के अंत में जो अपनी बोर्ड रिपोर्ट बनाएगी उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑलमोस्ट वो सारी डिटेल्स देंगे कि ये ऑप्शन किस किस को दिए हैं, एलिजिबल कौन था, किसको कितने दिए, कब दिए, ऑप्शन कब मिला, ऑप्शन की वेस्टिंग कब हुई, शेयर्स कितने मिले, whatever amount of money that has been realized, वो सब चीजें बताना है. प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ई, एम्प्लॉय वाइज डिटेल बताना है of the options that are granted to KMP.
employee-wise detail of options that are granted to key managerial personnel or any other employee who receives option in a year amounting to 5% or more of the options that are granted during that year. पूरे साल में कंपनी ने जितने ऑप्शंस जिसको दिए हैं, यदि किसी एम्प्लॉय को 5% से ज्यादा के ऑप्शन मिले हैं, जितने टोटल कंपनी ने दिए, जैसे कंपनी ने पूरे साल भर में 10% ऑप्शंस दिए हैं और किसी एक को 5% मिला है, वो 5 से ओवरऑल उस ईयर में उसको मिली 1% से ज्यादा चीजें एक्सीड नहीं हो रही है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा बोर्ड्स रिपोर्ट में। ठीक है बच्चों। एंड देन द लास्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर कि कंपनी एक रजिस्टर ऑफ ईसॉप्स बनाती है। ये रजिस्टर ऑफ ईसॉप फॉर्म SF6 में दिए गए फॉर्मेट में बनता है, जो कि कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर या एनी अदर प्लेस जिसे बोर्ड ने डिटरमाइन करा है रखा जाता है। Entries are done and authenticated by the company secretary of the company. In case there is no CS, then by any director authorized by the board. इतनी सब चीजें हैं ESOP में। क्विकली एक पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं बिफोर वी एंड अप विद द सेशन, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक थरो एक्सप्लेनेशन के साथ अपन इन चीजों को एंड अप करते हैं। सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, जो आपको बता रहा था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के बारे में, टू बी रेड विथ रूल नंबर 12, इसको याद रखना है। सबसे पहले आपने स्टॉक ऑप्शन की डेफिनेशन पढ़ी, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज 37 में आई। कौन एम्प्लॉय है ये आपने पढ़ा, एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग अ सब्सिडियरी कंपनी। जैसे एक ऑप्शन मिलता है फ्यूचर की एक स्पेसिफाइड डेट पर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर प्राप्त करने का। बट अब इसकी शर्तें क्या होती है, तो पहले आर्टिकल में ऑथराइजेशन चाहिए, फिर एक स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। प्राइवेट कंपनी के केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाता है। एम्प्लॉय में हर कोई नहीं आएगा, सिर्फ यही 3 कैटेगरी के आएंगे, जिसमें से भी प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के पर्सन्स या ऐसा डायरेक्टर जो कि थ्रू हिमसेल्फ और विथ his relative or a body corporate directly or indirectly is holding more than 10% of the outstanding equity of the company shall not be eligible. While issuing the notice of general meeting, आपको एक explanatory statement लगाना है as per section 102 of the Companies Act, जिसमें स्टॉक ऑप्शन से संबंधित सारी डिटेल बताना है, किसे दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस प्राइस पे दे रहे हैं, वेस्टिंग क्या है, एक्सरसाइज प्राइस क्या है, सब कुछ बताना रहेगा। ठीक है। इसके साथ साथ यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी कंपनी जो भी एक्सरसाइज प्राइस है वो तो फ्रीली डिटरमाइन कर सकती है, बट एक सेपरेट स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है 3 स्थितियों में। पहली 2 यहां आपके सामने है और तीसरी जो है वो ये यहां पर थी, है ना। तो अगर होल्डिंग सब्सिडियरी के एम्प्लॉयज को देना है तो सेपरेट स्पेशल रिजोल्यूशन। यदि किसी एम्प्लॉय को आप ऑप्शन देना चाह रहे हैं इन एनी 1 ईयर इक्वल टू और एक्सीडिंग 1% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो और अगर इशूड स्टॉक्स या स्टॉक ऑप्शंस की टर्म्स एंड कंडीशन में कोई भी वेरिएशन करना चाहते हैं, तो ऑप्शन देने और उसके बाद उसकी वेस्टिंग यानी कि उसके ऊपर शेयर्स प्राप्त करने, दैट इज द मिनिमम पीरियड फॉर द ग्रांट एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन एटलीस्ट 1 ईयर होना चाहिए। एक प्रोविजो है जो कहता है कि यदि कंपनीज का मर्जर हुआ है और कोई एम्प्लॉय पहले वाली कंपनी में शेयर ऑप्शंस होल्ड कर रहा था, अब कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, तो दोनों कंपनी में होल्डिंग के टाइम पीरियड को कंसिडर करेंगे फॉर कंसिडरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, राइट। लॉक इन कंपनी खुद डिटरमाइन कर सकती है शेयर्स पर, जैसे स्टॉक ऑप्शंस पे देती है वो, और शेयर्स पर राइट्स सिर्फ तब मिलेंगे जब शेयर्स मिलेंगे, बिफोर दैट कोई राइट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों। एम्प्लॉय ने जो भी पैसा ऑप्शन ग्रांट करते समय दिया था वो कंपनी फोरफीट कर लेगी यदि वेस्टिंग के समय ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करा तो। ठीक है, अगर वेस्टिंग के समय ऑप्शन एक्सरसाइज आपने नहीं करा तो। हाँ, लेकिन यदि कंपनी की गलती से किसी कंडीशन के नॉन कंप्लायंस के कारण ऑप्शंस आपको ग्रांट तो हुए पर वेस्टिंग नहीं हो पाई, तो कंपनी आपका सारा पैसा रिफंड कर देगी। ऑप्शंस ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, प्लेज हाइपोथिकेशन कुछ भी इन पे क्रिएट नहीं करा जा सकता है, सिर्फ जिसे मिले वो ही एक्सरसाइज करेगा। हालांकि डेथ के केस में उसके लीगल हायर या नॉमिनी को मिल जाते हैं।
अगर परमानेंट इनकैपेसिटी होती है तो जिस डेट पर ये चीज हुई उसी दिन ये ऑप्शन उसको वेस्ट कर दिया जाता है कि आप शेयर में कन्वर्ट करा सकते हो। और यदि टर्मिनेशन होता है, रेजिग्नेशन या रिमूवल होता है, तो ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। समझ गए? क्लियर हो गया इतना? ठीक है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाएंगे साल के अंत में, तो उसमें ये सारी डिटेल्स देना है और एसेट 6 में एक रजिस्टर मेंटेन करके रखेंगे जिसमें स्टॉक ऑप्शंस जो अलॉट करे गए उसकी सारी डिटेल जाएगी और इस रजिस्टर का मेंटेनेंस होगा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस एनी अदर प्लेस जहां बोर्ड ने डिटरमाइन करा है। ऑथेंटिकेशन बाय सीएस, एनी अदर डायरेक्टर इन केस ऑफ नो सीएस एज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर ऑफ आवर्स, क्योंकि यहां पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस पूरा कंप्लीट हुआ है। प्रैक्टिकल कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहां पर है, फिर वो भले ही वो 1 ईयर वाला हो या वो 10% वाला हो या 5% वाला हो, आपको इनको बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आई गिव यू सम क्वेश्चंस ताकि आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकें। बट आप 62(1)(c) पर आगे बढ़ने के लिए आपको अगले सेशन को सुनना पड़ेगा। इस सेशन को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। We'll see you in the next lecture very soon. Till then, keep revising and keep taking care of yourself. Bye bye.